तो अच्छा है ना, उसको बोलना चाहिए। कौन? वो? अरे ऐसा लगता है आप लोगों को। नहीं नहीं है, रहने दो ओपन, रहने दो तेजस। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो स्पेशल लोगों से बात करेगी। तो मैडम श्वेता, इधर सब स्पेशल लोग हैं, सबसे बात करो। होमवर्क था इसमें कुछ? नहीं था। AS11 क्या करना है बैठ के इसको भी? खत्म करना है इसको। अच्छा, यहाँ से हम लोग ने पूरा कर लिया क्या ये 20, 21, 22, 23 पूरा? एक बार जरा रिवाइज करते सुनो ना, AS11 में क्या क्या देखा? टाइप 1 क्या था सर? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का था, सॉरी, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस का था। बहुत ही आसान। आपका ट्रांजैक्शन डेट, ध्यान से सुनो, ट्रांजैक्शन डेट, फिर ईयर एंड, और फिर पेमेंट डेट। ट्रांजैक्शन डेट से पेमेंट डेट का जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। और ईयर एंड से लेकर पेमेंट डेट तक जो भी डिफरेंस आएगा वो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। वेरी गुड। और उसके बाद? उसके बाद सर टाइप टू में क्या था आपका? स्पेशल केस वाला था, जहां पर किसके पास ऑप्शंस था? कंपनी के पास ऑप्शन था। अगर लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन है, लॉन्ग टर्म वाला, लॉन्ग टर्म, अगर आपका एक्सचेंज डिफरेंस इज इन रिलेशन टू योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये एक्सचेंज डिफरेंस ऐड हो जाएगा टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। ऐड हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस से। अगर अदर देन PPE है तो FCMITDA। फुल फॉर्म क्या है इसका? फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में जाएगा। बराबर। और यहां से जितना भी आपका टेन्योर होगा लोन का, उतना आपका PNL में ट्रांसफर होते जाएगा। क्या ये क्लियर था? टाइप 3 था हमारा फॉरवर्ड चार्ज कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही आसान। इसके अंदर भी दो कैटेगरी था आपका। इसके अंदर भी दो कैटेगरी था। अगर आपका परचेज ऑफ एसेट से, तो क्या हो जाएगा? एक तो सट्टा खेलने के लिए, एक तो परचेज ऑफ एसेट है। परचेज ऑफ एसेट रहा तो आपका फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट इज योर प्रीमियम। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का मल्टीप्लाई कर देना, मिल जाएगा आपको टोटल लॉस। टोटल लॉस कितने टेन्योर का, डिवाइडेड बाय 6 मंथ्स एग्जाम्पल। बराबर। तो हम लोग को देखना पड़ेगा लॉस फॉर द करंट ईयर, इंटू 4, इंटू 3, इंटू 2, वॉट एवर इज द केस। डन। सट्टा खेलने के लिए रहेगा तो सर क्या हो जाएगा? सेल रेट माइनस कॉन्ट्रैक्ट रेट। क्लियर? डन 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 डन। लास्ट टाइप नहीं है, टाइप नंबर 4। और उसके बाद 5 भी था ना? उसका क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। टाइप 4। एक मिनट इधर ध्यान दे दो भी आप लोग। आप लोग ब्रांच में थे ना? ओ इज इट? हाँ जी। वो तो रहेगा ही, वो तो लास्ट है। इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है ना ये सारे। फॉरेन ब्रांच। सीधा आते ईफो नीफो। इधर ध्यान दो ना सर, ये क्या है? ये ईफो और नीफो क्या है? ईफो मतलब इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रेटेड मतलब सर यहाँ पर हमारा कपड़े का बिजनेस है, और फॉरेन में भी सेम बिजनेस है, कपड़े का ही बिजनेस है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशंस। तो इट इज अ फॉरेन ऑपरेशन वेयर द एक्टिविटीज विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ HO। मैंने लिख दिया सिमिलर या सेम एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग। ये समझ में आया क्या विनीत आपको? इंडिया में जो बिजनेस है ना, सेम बिजनेस फॉरेन में भी कर रहे हो, तो कौन सा है ये? ईफो, इंटीग्रेटेड। और एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड। सर नॉन इंटीग्रेटेड में क्या आएगा? नॉन इंटीग्रेटेड में क्या आएगा? इट इज अ फॉरेन ऑपरेशन विच इज नॉट अ
integral foreign operations, the business of such foreign operations is carried on in substantially independent way. कोई यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है, वो अलग ही कर रहा है कुछ अपना। ये क्लियर? अच्छा सुनो ना, ये ईफो और निफो क्यों पढ़ते हैं, इसको ही मुझे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ मैं नीचे, इसी को कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, एक बार रिवाइज कर लो, और जो लोग नए हैं वो लोग सुन लो। आपको इमेजिन करो इंडिया में आपका कंपनी है, उसका एक ब्रांच है फॉरेन में, ब्रांच है फॉरेन में मतलब वहां पर भी एक शॉप है। अब जो भी वहां पर ट्रांजैक्शन होगा, वहां पर कस्टमर आएगा, रुपीज तो पे नहीं करेगा, डॉलर में पे करेगा, तो वहां पर पूरा हिसाब किताब, बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉलर में मेंटेन होगा, ब्रांच का ट्रायल बैलेंस भी डॉलर में होगा। लेकिन जब मुझे बताना ना कि मेरे बिजनेस का कितना धंधा हुआ, तो इंडिया का ब्रांच प्लस फॉरेन का ब्रांच को क्या करना पड़ता है मालूम है, क्लब करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। बट ऐड कैसे होगा, इंडिया का ट्रायल बैलेंस तो रुपीज में और फॉरेन का ट्रायल बैलेंस किस में है, डॉलर में, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू रुपीज, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू रुपीज। सर कन्वर्ट कैसा करे, तो ट्रायल बैलेंस में सुन लो ना क्या क्या आइटम आते हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट क्रेडिट वाला आइटम आता है, और एक तो बैलेंस शीट का एसेट और लाइबिलिटी वाला आइटम आता है। बहुत सिंपल है, सुन लो ध्यान से, मैं एक बार बताता हूँ फिर हम लोग ये गो थ्रू करेंगे। आपका बैलेंस शीट का जो भी आइटम दिख रहा है ना, बैलेंस शीट में जो भी आइटम आता है, जो भी, मैं सवाल पूछूंगा आप लोगों को, जो भी आता है सबको कन्वर्ट करना एट क्लोजिंग रेट। तो बैलेंस शीट कौन से डेट का होता है, एज ऑन ईयर एंड डेट होता है। तो जैसे एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है $10,000, ये डॉलर जो आउटस्टैंडिंग है ये कब है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर के एंड ऑफ द ईयर, इसीलिए इसको क्लोज कर, इसीलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एट क्लोजिंग रेट। बैलेंस शीट में जो भी आइटम दिख रहा है ना वो क्लोजिंग रेट पे जाएगा, क्या ये क्लियर है? उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम दिख रहे हैं सर, एग्जांपल सेल्स, परचेज, सैलरी, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब सर ओपनिंग पे आएगा कि क्लोजिंग पे आएगा, एवरेज रेट पे जाता है। एवरेज रेट क्यों सर, क्योंकि सेल्स, क्योंकि लिए सेल्स ईयर के स्टार्ट में होता है क्या, नहीं, एंड में होता है क्या, नहीं, थ्रू आउट द ईयर होता है, मतलब सर हर साल होते जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा रेट यूज करते हैं हम लोग, एवरेज रेट। ये दो तो बहुत ही आसान है, बच्चा बच्चा याद रखता है। अब जो छोटे छोटे चीज है ना वो याद रखो। अब अगर हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, सर कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स दिया कि ले भाई बेच, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच, वो ना ओपनिंग में आएगा ना क्लोजिंग में आएगा, वो एक्चुअल वैल्यू में आएगा, जो भी एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन देगा। मतलब $1,000 का गुड्स ट्रांसफर किया है, सर 1,000 का क्या रेट पे ट्रांसफर किया, जो रेट क्वेश्चन देगा ना, जो वैल्यू क्वेश्चन देगा वो लिखो, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो किस पे वैल्यू होगा, एक्चुअल वैल्यू। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का जो भी ट्रांजेक्शन होगा किस पे वैल्यू होगा, एक्चुअल वैल्यू। ये भी क्लियर हो गया। लास्ट, अच्छा एक मिनट और एक चीज, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा ओपनिंग रेट पे, ये अकेला ही है जो ओपनिंग रेट पे आता है। उसके बाद ये जो नीफो और ईफो हम लोग ने मेथड पढ़ा ना, ये क्यों पढ़ा मालूम है क्या, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स है ना, फिक्स्ड एसेट्स, आप खुद सोचो, फिक्स्ड एसेट्स क्लोजिंग कौन से रेट पे होना चाहिए, हाँ क्लोजिंग रेट पे होना चाहिए, लेकिन वो क्लोजिंग रेट पे कब होता है मालूम है, अगर नीफो मेथड है, नीफो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, ईफो मेथड है तो, सर अगर ईफो हुआ तो ये आपने एसेट 8 साल पहले खरीदा था, 8 साल में जो रेट होगा ना वही रेट में आज उसको कन्वर्ट करोगे, तो ये डिफरेंस होता है। और ये ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ा है ब्रांच में, मैं आपको बता दूं ना, ये उसका एकदम छोटे से छोटा भाई है, एकदम इजी। इधर देखो, ओपनिंग स्टॉक ये सेम है, कौन से रेट पे कन्वर्ट होता है, ओपनिंग। एक्सपेंसेस और इनकम कौन से रेट पे कन्वर्ट हो रहा है, एवरेज। सारे क्लोजिंग एसेट्स एक्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स कौन सा रेट पे होएगा, क्लोजिंग। फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन क्या रेट पे हो जाएगा, डेट ऑफ परचेज और क्लोजिंग रेट। बाकी क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग रेट, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस क्या रेट पे होगा, ये तीनों का तीनों एचओ और ब्रांच के बीच का ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट क्या बोला इधर, रेमिटेंस टू एचओ, बराबर। नेक्स्ट क्या बोला इधर, इंटर यूनिट, और नेक्स्ट क्या बोला इधर, एक्सचेंज डिफरेंस। क्या ये समझ आ रहा है क्या आप लोगों को, ये क्लियर हो गया क्या, ओके। इफ एवरेज रेट इज नॉट गिवन तो क्या करना पड़ेगा अपने को, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय, एक मिनट हाँ, और इधर देखो मैंने लिखा है एज पर AS11, मेरा क्या स्पीड ज़्यादा फास्ट है,
मैं तो जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। आप लोग को अगर नहीं लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लेना रिफर ब्रांच। और लगता है किसी को अगर लिखना है तो वो लोग भी। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एंड का बस इसको डिवाइडेड बाय 2 करने दो मुझे। तुम लोग क्या फिर से लिख रहे हो ये अभी? हाँ, रिफर ब्रांच का ये लिखा हुआ है ना उधर। तो हाँ, आप क्या लिखोगे? रिफर, कुछ रिफर नहीं, फोटो लोगे। जिसका नहीं हुआ है उसका फोटो ले लेना। सुनो ना, बाद में लिख लेना। क्या भी लिखना है आपको? 2 मिनट लो, लिख लो फटाफट, लिख लो लिख लो, चलो। वो ऐसा देख रहा है कि सर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ये चलो, डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर, ए प्लीज हेल्प मी विद द क्वेश्चन नंबर। बोलो ना क्या क्या बचा था। हाँ जी, 7, 16, 18, 17, 5 था ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो अभी। इधर मेरे सामने ना क्वेश्चन नंबर 18 ओपन हो गया है। तो अगर 18 ओपन होगा तो 18 को ही करते पहला। टाइप नंबर 4, a business having head office in Chennai has a branch in UK। मैडम, ब्रांच कहाँ पर है इसका? यूके, लंदन। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच। ये सब किस में दिया है देखो? पाउंड्स में दिया है। और हम लोगों को नीचे कन्वर्जन भी दिया हुआ है। सब लोग ध्यान दो इधर। क्या बोला बनाने के लिए? प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। सुनो ना, सुनो ना, आपको जब भी ये एएस से क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको बस ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करने का आएगा। हम लोग ने मालूम है ब्रांच में क्या किया था? याद दिलाता हूँ। ब्रांच में एक तो सर ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट भी किया था आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट्स। मतलब एडजस्टमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट करके, अगर डेप्रीशिएशन दिया था तो डेप्रीशिएशन को भी इनकॉर्पोरेट करके किया था। एक तो ये था। दूसरा, वो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट भी बनाओ। ये एएस बोलता है क्या मालूम है? सिर्फ आप हम लोग को ना कन्वर्ट करके दिखा दो कि ट्रायल बैलेंस कैसा बनेगा, डन। एकदम छोटा सा क्वेश्चन होता है इसमें। एक क्लियर, चलो। तो कैसा करेंगे मैडम, लोग टेंशन लो मत, मैं पूरा सॉल्व सॉल्व करूंगा। क्लियर? ये समझ में कन्वर्ट कैसा करते हैं? हाँ, क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग आइटम है क्लोजिंग रेट, ओपनिंग आइटम है ओपनिंग रेट, अपना पीएनएल आइटम है एवरेज रेट, हो गया खत्म। समझा? ओके। आपको इधर देखो मैडम क्या क्या दिया है। सबसे पहला तो ये बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस कभी का है? 31 मार्च 2016। तो यहाँ पर ये क्या है आपका? क्लोजिंग रेट, हाँ या ना? ये है आपका क्लोजिंग रेट। ये है आपका ओपनिंग रेट। सर ये रेट क्या दिया है? ध्यान देंगे सब लोग, ये रेट क्या दिया है? सर ये कभी का रेट है, फिक्स एसेट के लिए देते हैं जनरली। तो फिक्स एसेट देखो, फिक्स एसेट देखो कभी परचेस किया था? 1 अप्रैल 13। सबका ध्यान इधर रहेगा, 1 मिनट। सबका ध्यान इधर रहेगा, 1 मिनट। फिक्स्ड एसेट्स। सर फिक्स्ड एसेट्स के लिए रेट क्या यूज करे? आप लोग बताओ सर, फिक्स्ड एसेट के लिए कन्वर्जन के लिए रेट क्या यूज करे? इधर दिया हुआ है 5,000। सर इसलिए रेट क्या यूज करे? अगर
ईफो रहेगा तो परचेज रेट, अगर नीफो रहेगा तो क्लोजिंग रेट। आपको बता दूं ना, आपको बता दूं ना, ब्रांच भी जब किया था ना, मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम नहीं सारे क्वेश्चन किस पे थे मालूम है? किस पे था? सारे क्वेश्चन ईफो था, ईफो। ईफो, बाकी सब किस पे था? ईफो। मतलब ये आपको रेट लेना पड़ेगा 61, कन्वर्ट करेंगे तो 5000 इंटू 61। तो कैसा फॉर्मेट बनाना है मैडम, देखो मैं बनाते जा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ में करते रहो। ये बाकी लोगों को आता है ना, पहला 3 कॉलम क्वेश्चन से उठा लो, फिर कन्वर्जन रेट, और फिर वापस से डेबिट क्रेडिट रुपीज में आएगा। ट्रायल बैलेंस बना लो, क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर। चलो 18। क्या हो गया? कुछ तो हुआ रहेगा, सोचो। कुछ भी नहीं हुआ है? ठीक है। पेज नंबर इज 420। इतना क्यों हंस रहे हो आप? ट्रायल बैलेंस ऑफ फॉरेन ब्रांच। कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीस। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पहले देख लो फिर बनाओ प्लीज। पहले देख लो फिर बनाओ, तो आप बोलोगे जगह कम पड़ गया। कन्वर्जन रेट। फेंक दो मैडम। ठीक है, लिखो। लिखो। हो गया? रेडी था तो आगे का लिखो ना फिर। डेप्रिशिएशन करना है कि नहीं माइनस करना है? सर हमको इधर डेप्रिशिएशन दिया है, तो क्या करे बोलो ना। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, करना है कि नहीं करना है? नहीं, आपको क्या मालूम ही नहीं रहेगा। करना है। तो कैसा बोलते हो रे, करना है नहीं करना है? तुम लोग को ना ब्रांच का क्लैरिटी नहीं है। हाँ बोलो अथर्व। ओके, थैंक यू सो मच अभिनय। लगना है अच्छा हो गया आज इधर मेरे को बता दिया आप लोगों ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। हम्म। हम्म। क्या लिखा है जरा देखो इधर। प्रिपेयर क्या? ये ब्रांच क्या है वैसे अपना नोट्स? प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस क्या बोला है उसके आगे?
इनकॉर्पोरेटिंग, इसका मतलब होता है क्या कुछ? क्या मतलब होता है इसका? आपके जो भी एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, क्या कर लो उसको, उसको आप इनकॉर्पोरेट कर लो किसके अंदर? मतलब डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड, ब्ला ब्ला ब्ला, सब इनकॉर्पोरेट होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग, ये ध्यान से देखो ना प्लीज, क्या बोला? इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ कौन सा वाला? आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एंड, आउटस्टैंडिंग एंड, ये डेप्रिसिएशन भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, हाँ या ना? नहीं होएगा, क्यों? क्वेश्चन ने नहीं बोला है तो क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहिए सर? हाँ, सिर्फ ये दो ही इनकॉर्पोरेट होगा, सिर्फ ये ही दो इनकॉर्पोरेट होगा। बताओ क्या डाउट है इसके अंदर? कुछ डाउट है? अच्छा, और एक कोई टेंशन नहीं, आराम से। इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। कन्वर्ट ट्रायल बैलेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेप्रिशिएट, ये इनकॉर्पोरेट, ये इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। तो इनकॉर्पोरेट कब होगा? कोई बता पाएगा? जब क्वेश्चन बोलेगा कि आप ट्रायल बैलेंस बनाओ आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग 1 2 3 4, और फिर 1 2 3 4 ही करने का, 6 7 8 नहीं करने का। अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो इनकॉर्पोरेट नहीं करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो फिर से। आपको जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई ना कर देना इनकॉर्पोरेट करना है, तब तक नहीं करना। जब तक क्वेश्चन ना बोल देना इनकॉर्पोरेट नहीं करना। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, स्टॉक रिजर्व, यू आर रिक्वायर्ड टू, ओके। ये क्लियर है, मैंने आपको ना डिफरेंस समझा दिया है। तो अब इधर आओ, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द अबाउ एडजस्टमेंट, ऐसा लिखा तो नहीं है इधर। तो क्या करेंगे इसको? इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। एंड, एंड, एंड बोलो या बट, जैसे ही आपका ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाएगा ना, ट्रायल बैलेंस खत्म होने के बाद आप लोग ये दोनों का वैल्यू दिखा दोगे। और मैंने आपको जब ब्रांच सीखा था तभी भी बताया था, कोई डेबिट या क्रेडिट में नहीं लिख रहे हो आप, बस इसको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करके वैल्यू लिख रहे हो। ट्रायल बैलेंस खत्म होने के बाद, ट्रायल बैलेंस खत्म होने के बाद, मतलब ट्रायल बैलेंस को टैली कर लेना। खत्म होने के बाद ये दो लाइन आ जाएगा, कौन सा दो लाइन आ जाएगा? एक क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा डेप्रीशिएशन आ जाएगा। सर अगर इनकॉर्पोरेट करने बोला होता तो इधर आ जाता, इनकॉर्पोरेट करने नहीं बोला तो ये ट्रायल बैलेंस के नीचे आ रहा है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्लियर सबको? डन। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लिखते जाओ मेरे साथ में आप लोग। हम्म। भाई साहब क्लियर हो गया डाउट आपका? ठीक है, हो गया सम खत्म। अभी जो लोग नए हैं, मैडम आप लोग, आपने को आता है? वो सोच रही सर क्या बोलते हो, कैसे कैसे लैंग्वेज बोलते हो, छापने आता है, देख के लिखने आता है? ओके। तो ये एज इट इज कॉपी पेस्ट, कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये पूरा, ये क्लियर? कॉपी पेस्ट, पहले इतना कर लो आप लोग फटाफट। मैडम 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 प्लीज मेरे को भी एक बार समझाने का मौका दो ना। फिर क्या होता है ना, देखो, तुम दो दो दिमाग के हिसाब से अगर करोगे ना मैडम, ओ मैडम गलत करोगे। बुक दिखाओ आपका। अब मुझे बताओ, ये 5,000 मैंने इधर लिखा, वो 5,000 उधर लिखा है, दिखाओ मेरे को इधर। तो मैं वही इसको बता रहा हूँ ना, तो सुनो अभी एक बार इधर सुनो। यहाँ से यहाँ तक है ना, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा आपका 400,
6,100। सेल्स आ जाएगा आपका 20,000। परचेजेस, परचेजेस 10,000। वेजेस 1,000। सैलरीज 1,200। कैश 3,200। रेमिटेंस टू एचओ 2,900। एचओ 7,400। क्रेडिटर्स 4,000। मैडम कुछ डाउट है इसमें? तो क्वेश्चन ही लिखा, डाउट क्या आएगा इधर? आप डेबिट का टोटल मारना है और आपको 1 2 3 4 बराबर, चार मत 3 लाइन तो छोड़ दो, 3 लाइन छोड़ के टोटल लिखो 31,400। ये ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है, ये आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है। अभी जो लोग नहीं थे ब्रांच में वो यहाँ पर ध्यान देंगे कि सर फिक्स्ड एसेट्स को क्या रेट पे कन्वर्ट करें। जो फिक्स्ड एसेट का रेट था परचेज का, तो क्या रेट था उसका जरा बताओ ना मुझे। हाँ जी, 61। सर डेटर्स, नहीं क्लोजिंग वोजिंग नहीं चाहिए मुझे। रेट 67। ओपनिंग 63। वेरी गुड। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एक्चुअल। सेल्स एवरेज, सर एवरेज कितना होता है? प्लस करके डिवाइड कर देना 65 बराबर। परचेज भी एवरेज, वेजेस भी एवरेज, एवरेज क्लोजिंग एक्चुअल, एक्चुअल क्लोजिंग। सार्थक बोलो क्या डाउट है इसमें? इजी समझ में आ गया? विनीत आपको क्लियर? चलो 5,000 इंटू 61 कितना हो जाएगा? पहले वाले का आंसर 3,05,000। सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1,07,200। नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपको, सर ये एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल क्या होता है तो इधर देखो, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, इसका एक्चुअल वैल्यू ना इसके नीचे ब्रैकेट में दिया होगा 14,02,000 दिया है, तो ये वैल्यू लेना, कोई रेट पे कन्वर्ट इसको करने का जरूरत नहीं है। 14,02,000। और डेबिट का चीज डेबिट में, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में आ जाएगा। ये वाला हो जाएगा 65 इंटू 20,000, 13 lakhs। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते जाना आपको, 6,50,000, 65,000, 78,000, 2 लाख। अब ये एक्चुअल वापस है, रेमिटेंस आया। सर ब्रैकेट में दिया है क्या एक्चुअल का वैल्यू? हाँ सर दिया है, कितना है? 1,00,000
91, तो वैसे का वैसा वैल्यू ले लेना अपने को 1,91,000। वापस से हेड ऑफिस का बैलेंस एक्चुअल वैल्यू दिया है क्या ब्रैकेट में? हाँ, 14,90,000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यस। हाँ, टोटल का कितना है ये वाला? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आंसर? 4,067। क्रेडिट ऐसी तो पूछ रहा हूँ मैं कितना है, 2,68,000। एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको सब लोग, एक मिनट रुको सब लोग, ध्यान दो इधर, एक टाइपो है। तो रुपीस करो 4,90,000। खुद सोचो ना, 20,000 जब था तो वैल्यू 13 लाख था, 7,000 में 14 लाख कैसे होएगा? अब आपका ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होएगा, आपका जो भी डिफरेंस होगा वो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस में चला जाएगा, डेबिट या क्रेडिट में कहीं पर भी तो डिफरेंस आएगा। तो आप लोग पहले तो डेबिट का टोटल मार लो, क्रेडिट का टोटल मारो। जनरली ना, जनरली डेबिट में आता है लॉस। 13 lakhs plus 4,90,000 plus 2,68,000 is 20,58,000। इसमें से आप माइनस करते जाओ सारे फिगर्स को। -1,07,200 -25,200 -14,02,000 -6,50,000 -65,000 -78,000 -2,14,400 -1,90,000। कितना है आंसर? 20। तुम लोगों को कुछ अलग आया लगता है, नेगेटिव आ रहा है ना? 9 लाख। वेरी गुड, सॉरी। तो एक मिनट और, एक किधर तो गड़बड़ है फिर। ये एक्चुअल वाला जो लिखा है ना उसमें मेरे को एक बार चेक करने दो, ये भी। प्लीज 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 इसको भी चेंज करो ना प्लीज। रुपीज है, उसको भी प्लीज चेंज करो ना। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, एग्जाम में राइट आएगा और आप लोग को समझ में आएगा क्या है डिफरेंस, टेंशन लो मत उसका इतना। तो ये कितना हो जाएगा सर? तो ये जो भी आंसर है, +14,02,000 -4 लाख, हाँ 20,200। और ये 20,200 कहाँ जाएगा? एक्सचेंज डिफरेंस। दिस इज योर एक्सचेंज डिफरेंस। क्लियर? अब इस ट्रायल बैलेंस के नीचे और दो चीज आने वाला है, क्या है वो? बराबर, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा और दूसरा आएगा आपका डेप्रीसिएशन। सर क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट बताओ ना कितना है? 700 पाउंड्स। और ये 10% था, एसेट है 5,000 का, 5,000 का 10% इज 500। सर इसको क्या रेट पे कन्वर्ट करोगे? 67। इसको भी 61 था ना वो, 61। 700 इंटू 67,
46,900, 500 इंटू 61, 30,500। अब टोटल वोटल लेने का जरूरत नहीं है। डन, खत्म हो गया ये सम। हाँ हाँ, बट ऑर्डर में लिखोगे तो चलेगा, बट फर्क नहीं पड़ता है, ये ट्रायल बैलेंस के नीचे है। ये हो गया सबका। मैडम कहाँ पर अटके हो आप? डन। आप नहीं थे ना, समझा ये आपको? विनीत आपको? अच्छा, ओ इज इट? 7 इज सेम एज। सेम एज क्वेश्चन। हाँ, इसमें बराबर है अमाउंट, रुपीज रुपीज बराबर दिया हुआ था। ठीक है, सुन लो ना, 16 17। नहीं नहीं, एक बार पहले 16 17 को निपटाते ना हम लोग। 16 17 को निपटाते सब लोग, आओ जरा 16 17 पे। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ NFO, नॉन इंटीग्रल? मुझे मालूम है मॉडल किसी ने लाया नहीं है। मैं आपको इसका पेज नंबर लिखा के दे रहा हूँ। एक मिनट मैडम। चलो ना, मैं एक काम करता हूँ, नहीं तो इसके लिए 3 पॉइंट लिखा देता हूँ आपको। मैं इसके लिए 3 4 पॉइंट लिखा देता हूँ, क्लोज हो जाएगा वो। कहाँ से अभी वो एग्जाम में आया हुआ है एक बार। आओ क्वेश्चन नंबर 17 में फटाफट। हाँ हाँ हाँ, यस। देखो, सवाल है कि इंडिकेटर्स ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशंस। उसमें लिखो, सबसे पहला, while reporting enterprises, while reporting enterprise may control the foreign operation, the activities of foreign operations are carried independently। ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखा के दिया था, आर कैरिड इंडिपेंडेंटली without much
डिपेंडिंग ऑन reporting enterprise, without much depending on reporting enterprise. Second, एक बार लिख लो, फिर मैं आपको कीवर्ड्स इसमें हाईलाइट करके देता हूं. एक्टिविटीज ऑफ foreign operation are mainly financed by its operation or from local borrowings. Third, day to day cash flow of reporting enterprise is independent of foreign operations cash flow. Fourth, sale price of foreign operations are not affected by day to day changes in exchange rate. Of reporting currency. एक लास्ट पॉइंट लिख लो ना, और एक cost of labor, material and other components of foreign operations products are paid in local currency, which is other than reporting currency. चलो बस करते हैं. इधर देखो, मैं आपको समराइज बता रहा हूँ. इधर देख लो सर, हम लोग क्या बोल रहे हैं. एक तो होता है ईफो और एक होता है, सर वापस से एग्जांपल दो ना इस ईफो और नीफो का. ईफो मतलब हमारा यहाँ पर गारमेंट्स का बिजनेस है, तो फॉरेन में भी कौन सा ब्रांच चाहिए, गारमेंट्स का ही है. एक तो सेम या सिमिलर. सिमिलर मतलब हो सकता है यहाँ पर शर्ट्स और पैंट्स दे रहे हैं और वहां पर लेडीज का ड्रेस मटेरियल, बट सेम लाइंस ऑफ बिजनेस ही है, मे बी सेम और सिमिलर. क्लियर. तो ये कौन सा हो गया, ईफो, इंटीग्रेटेड.
इंटीग्रेट नाम से समझता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेट, साथ, बराबर। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब अलग अलग। यहाँ पर अगर हमारा कपड़े का बिजनेस है ना, तो वहां पर ना फॉरेन में हमारा कॉफी शॉप है। तो सर कैसे समझेगा वो ईफो है कि नीफो है, ये तो आपको एग्जांपल से समझ गया, बट अपने को लिखना पड़ेगा कि इसका कैसे अपने को इंडिकेटर मालूम पड़ेगा कि ये एक नीफो है। इंडिकेटर्स ऑफ नीफो कैसे समझेगा, तो इधर सुन लो, फॉरेन ऑपरेशंस आर इंडिपेंडेंट विदाउट मच डिपेंडिंग ऑन रिपोर्टिंग। सर रिपोर्टिंग एंटरप्राइज से बार बार शब्द मिलेगा। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज मतलब समझ लो अपने एग्जांपल में इंडिया, इंडिया इज अ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। तो ये इंटरप्राइज पे इंडिया पे डिपेंडेंट है क्या, नहीं, इंडिया तो कपड़ा बना के बेच रहा है, वो अलग ये अलग। तो यहाँ पर ऑपरेशंस कैसा कैरी हो रहा है, इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब ये इस पे डिपेंडेंट, सर ईफो होगा ना, ईफो ईफो ईफो, ईफो में क्या होगा, शायद डिपेंडेंट होगा, हम लोग यहाँ से गुड्स बना के उधर देंगे, उसके बाद जाके वो बेचेगा, बराबर। लेकिन अगर बिजनेस ही अलग है तो यहाँ पर डिपेंडेंसी उसका नहीं है। सेकंड में क्या बोला, इट इज फाइनेंस्ड बाय कहाँ से, लोकल बोरोइंग्स या फिर खुद के ऑपरेशन से। मतलब सुनो ना, धंधा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो अलग है ना, वो अलग है ना, वो अपने घर का नहीं है, तो हम पैसा नहीं देंगे उसको। एक तो वो खुद धंधा करके कमाएगा, मतलब पैसा कहाँ से आएगा, फ्रॉम इट्स ओन ऑपरेशंस, और वहां के कोई लोकल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाएगा। क्लियर है, मेनली मेनली ऐसा नहीं है कि हम नहीं देंगे, हम देंगे थोड़ा सा, बट सुन लो, ईफो मतलब क्या है मालूम है क्या, वो अलग हो गया है, अलग हो गया तो हम क्यों उसका पैसा दे। ए क्लियर। नेक्स्ट में कैसा मालूम पड़ता है सर, डे टू डे कैश फ्लो ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, मेरा कैश फ्लो डे टू डे ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, डे टू डे कैश फ्लो ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, क्या हो रहा है इसको, हम्म, इज इंडिपेंडेंट। अरे सुनो ना, ब्रांच अकाउंट पढ़ा था आप लोगों ने, ब्रांच में ये पढ़ा था क्या, ब्रांच सेल करता है, फिर वो पैसा क्या करता है, रेमिटेंस करता है, किसको, बोलो ना, हेड ऑफिस को करता है। हम लोग ने यही पढ़ा है ना, ब्रांच सेल करता है कस्टमर को और बाद में पैसा कहाँ पर करता है, रेमिट हेड ऑफिस को करता है। लेकिन यहाँ पर ना वो उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, क्यों बोलो, वो धंधा करेगा वहां पर कॉफी शॉप का, और जो भी पैसा होगा ना वो खुद के लिए रखेगा। एक्टिविटीज वो खुद का फाइनेंस कैसा करेगा, फ्रॉम इट्स ओन ऑपरेशन। अब वो खुद का पैसा अगर मुझे दे देगा तो वो धंधा क्या करेगा। क्लियर है क्या, सेकंड थर्ड पॉइंट है ना, कनेक्टेड है। धंधा करेगा तो वो पैसा क्या करेगा, वो खुद के पास ही रखेगा, मतलब हेड ऑफिस में डिपेंडेंट नहीं है उस ब्रांच के पैसे के ऊपर। मतलब एक्टिविटीज ऑफ या डे टू डे कैश फ्लो इज इंडिपेंडेंट ऑफ फॉरेन। क्लियर। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है, सेल प्राइस ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस आर नॉट अफेक्टेड बाय डे टू डे चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट ऑफ, क्यों मालूम है क्या, जैसे हम लोग इधर बार बार यहाँ पर करेंसी में हमारे पास ले रहे हैं ना, कि चलो इंडिया की करेंसी में करो करो, क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं इसको हम लोग, क्योंकि वो हमारा ही बिजनेस है। तो क्वार्टरली रिपोर्टिंग ले करना पड़ता है, मंथली रिपोर्टिंग ले करना पड़ता है, इधर ये अलग ही है, तो आपको करने का जरूरत नहीं, तो एक्सचेंज रेट कितना भी ऊपर नीचे हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो नॉट अफेक्टेड बाय एक्सचेंज रेट। और लास्ट में, आप जो भी मटेरियल वगैरह खरीदोगे, अरे यार सुनो, गुड्स कहाँ पर बना रहे हो आप, इंडिया में बना रहे हो कि फॉरेन में, फॉरेन में, तो रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदोगे, बस वही लिखा है यहाँ पर कि आप लोकल करेंसी में लेबर मटेरियल बाकी सारे खर्चा करोगे। इससे समझ में आता है कि ये आपका नीफो वाला है, नॉन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल, मतलब यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। सिंपल बोलूँ, ये अलग अलग है, आपको कैसे समझ में आ रहा है, ये अलग अलग है, ये दो लोग अलग अलग है, ये कैसे समझ में आ रहा है, तो ये चार पांच पॉइंट लिखा है ना, उससे समझ में आ रहा है ये दो लोग कौन है, अलग अलग है। अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है मतलब ये कौन है, अलग अलग है। इंडिकेटर्स मे बी बाय एनी चांस आ गया तो कुछ तो लिख सकोगे आप लोग। ये क्लियर, चलो डन, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ जी बोलो ना, कुछ स्लो कर दूँ, पीछे ही है। एक किसके पास है, 430, और इधर लिख दो
आपको मैंने ना दिखा के दिया था। बराबर है ना सर, इधर देखो मैं वापस से दिखा। अब बोलोगे सर कहाँ पर है बताओ। ये देखो, लिख देना, लिख देना, लिख देना। क्योंकि लोग वैसे भी अगर आपको पूरा डिटेल में लिखा के देना 10 पॉइंट, तो तुम लोग छोड़ के जाने वाले हो। उससे तो 2 पॉइंट याद रखो, कुछ तो लिख सकोगे। 2 पॉइंट सीए का, दो बाकी का 3 पॉइंट बीकॉम का ऐड कर लेना। Asset and liability, income and expenditure in respect of foreign branch are translated into Indian rupees at a prevailing rate of exchange at the end of the year. The resultant exchange difference in case of profit is carried to the, क्या बोले को गलत क्या बोल दिया, exchange difference in case of profit is carried to liability and losses is charged to P&L. सही बोल रहे हैं हाँ या ना? ये बोलो ना हाँ या ना। हमको थोड़ी मालूम, आप लोगों ने किया ही नहीं है क्या सम ब्रांच के अंदर? बोलो ना, बोलो ना। हाँ अनुपम, क्या करना चाहिए बोलो। इधर देखो, सबसे पहले तो ये कंक्लूजन कहाँ पर लिखा है रे, गलत है। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी चार्ज टू पीएनएल, शुड बी चार्ज टू। अच्छा एक मिनट, ब्रांच का बाय एनी चांस नोट में मैं ओपन कर। सर मतलब ये क्रेडिट भी आया तो ये किधर जाना चाहिए? एक्सचेंज गेन पीएनएल में जाना चाहिए। एक्सचेंज गेन बोल के पीएनएल में ही जाना चाहिए, एक तो ये सही है। लाइबिलिटी में जाना चाहिए क्या? वो क्या बोलता है मालूम है, वो अपने को किस बात पे ले जा रहा है मालूम है, अरे क्रेडिट हुआ ना तो इनकम बुक मत करो, तुम लाइबिलिटी में ले जाओ। लेकिन लॉस हुआ तो लॉस तुरंत बुक करने का, ऐसा कुछ नहीं है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, क्या हो जाएगा, तुरंत बुक हो जाएगा। अगर ये कौन सा मेथड है तो, अगर सर ये नीफो रहा तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा। रिजर्व बनाना है, रिजर्व, रिजर्व क्रिएट करना है। क्लियर, डन। इधर देखो, इधर देखो, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन स्टेटमेंट ऑफ किसका, ये बोलो ना, ये क्या लिखा है, ईफो किधर जाएगा, पीएनएल। बराबर। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन में हैव इफेक्ट ऑन, वो तो ठीक है, AS 22 के सब हम देखेंगे। दस द ट्रीटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसलेटिंग ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बराबर है। इज नॉट करेक्ट बोलोगे ना तो चल जाएगा इतना। इज नॉट इन क्या है ना, इज नॉट इन कंसोनेंस विद AS 11। ये पेज नंबर, एक बार जब भी किसी के पास टाइम मिलेगा, मन किया तो प्लीज़ पढ़ लेना, 7.43 में है। कहाँ गया पेज, क्या था इसका? वाह। हाँ चलो, तो अब तेजस का कुर्सी किसको दे दे? ये जय, ए जय का नाम ले तो सिटी बजा रहे हो आप। MCQ, जय, जय माता दी। हाँ
तो एज पर AS11 assets and liabilities of non-integral financial operations should be converted at closing rate. A debit or credit balance of foreign currency monetary item translation difference account. बाप रे. Option number B. Easy. Third, if assets of integral financial operation is carried out at cost and depreciation of tangible fixed assets is translated at exchange rate at the date of purchase. Very good sir, integral था. Very good, very good. Fourth वाला, which of the following can be classified as integral? Branch office serving as an extension of head office in terms of operations. इंडिपेंडेंट सब्सिडी, इंडिपेंडेंट बोला तो भाई नॉन इंटीग्रल हो गया. ब्रांच ऑफिस इंडिपेंडेंट ऑफ नॉन इंटीग्रल हो गया. ये उसने बोल भी दिया ना, ये एक्सटेंशन है, मतलब सेम है, सेम है. डन. नेक्स्ट फिफ्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी कन्वर्टेड टू क्लोजिंग. हाँ, क्यों किया रे ऐसा आपने? क्यों किया जय आपने ऐसा? क्यों किया जय? जय इन्वेंट्री होएगा. मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम. पहले आइटम का बात करते हैं. बताओ, पहला वाला आइटम ऑफ पीपी, ये क्या है आपका? मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी? बराबर. ये है नरेंद्र मोदी. और नेक्स्ट वाला नरेंद्र मोदी. लास्ट नेक्स्ट वाला मोदी. बराबर. और कौन सा वाला कन्वर्ट करते हो क्लोजिंग के रेट पे? पेज 1 पे लिखा के दिया ना, आपका जो मॉनिटरी आइटम है ना उसी को कन्वर्ट किया जाता है, नॉन मॉनिटरी को नहीं. वो स्पॉट रेट पे ही रहेगा. नहीं है ऑल ऑफ द अबाव. क्लियर? ऐसा लगा ना कि अपना गड़बड़ हुआ, स्टार मार्क कर देने का इधर. हाँ हाँ हाँ, उसमें भी लिखने के लिए वी डोंट हैव टू कन्वर्ट इट इन द क्लोजिंग रेट. रिपोर्टिंग करना है ना हमको. अच्छा, वैसे तो सबको ही कन्वर्ट करना है. अब आप ये बोल रहे फॉरेन ऑपरेशंस के एंगल से, ट्रायल बैलेंस के एंगल से. अच्छा, उस एंगल से है ही नहीं ये क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी वाला. क्लियर? AS11 खत्म हो गया. यस, डन.